एक प्रसिद्ध रेसलिंग स्टेबल का सदस्य होना कभी कभी किसी रेसलर के करियर का मुख्य आकर्षण बन सकता है या उन्हें अगले स्तर तक ले जाने का जरिया बन सकता है। सफल स्टेबल समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, जैसे जैसे सदस्य आते जाते रहते हैं और शाखाएं बन जाती हैं, जबकि अन्य मौकों पर स्टेबल अपने ओरिजिनल प्लान से काफी अलग बनकर रिंग में आते हैं। कितना अलग होता है इन स्टेबल्स का करियर अगर इनको मिल जाते कुछ सरप्राइजिंग सदस्य। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं वो 10 रेसलर्स जो प्रसिद्ध रेसलिंग स्टेबल से लगभग जुड़ ही गए थे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, डैन सेवन, मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस में। डैन सेवन एटीट्यूड एरा में मूंछों वाले बैडएस के रूप में अंगूठे जैसे हाथ में अलग ही दिखते थे, जबकि उनके आसपास के लोग वक्त के साथ साथ अपनी क्षमता से ज्यादा और विचित्र होते जा रहे थे। NWA चैंपियन 7 अपने काम से मतलब रखकर प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दिक्कत ये थी कि लोगों को उनकी पारंपरिक रेसलिंग समझ नहीं आई, क्योंकि उस समय की ऑडियंस दारू वाली लड़ाइयाँ और अश्लीलता देखना चाहती थी। WWE ने इस पुराने UFC खिलाड़ी की मदद करने के लिए उनको 99 की शुरुआत में अंडरटेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का सदस्य बनाने का सुझाव रखा। डैन के मुताबिक कंपनी चाहती थी कि वो डेडमैन के चेले बने और माथे पर 666 जो कि शैतान का निशान है लिखवा लें, जैसे डैन द B7। पर 7 ने इस सुझाव को तुरंत मना कर दिया। अपने अमेरिका के एक छोटे शहर से होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो कोई कंट्रोवर्शियल कहानी नहीं चाहते थे जिससे उन पर, उनके परिवार या उनके काम पर कोई प्रभाव पड़े। 7 का दावा है कि उनके मना करने पर उनको धमकी दी गई कि उनको सारे मैच हारने पड़ेंगे, जिस पर डैन ने खुलेआम ये सोच विचार किया कि क्या होगा अगर उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने सभी मैच नहीं हारेंगे। मेरा पैसा मूंछ वाले इस आदमी पर है। नंबर 9, कैसियस ओहनो, शील्ड में। दी आर्टिस्ट जो पहले क्रिस हीरो के नाम से जाने जाते थे, WWE के मेन रोस्टर में कभी नहीं आ पाए, 2 बार NXT में काम करने के बाद भी। पर अगर उनके एक दोस्त और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पर निर्भर करता तो उनको एक प्रमुख स्थान मिलता एक प्रसिद्ध ग्रुप में। जब CM पंक के खुद के हील स्टेबल का प्रस्ताव WWE टीवी के लिए रखा गया, तब कंपनी ने शुरुआत में सुझाव दिया कि इसमें बड़े सितारों को रखा जाए, जैसे बिग शो और डैनियल ब्रायन। पर CM पंक ने सुझाव दिया कि वो 3 ऐसे बंदों को रखें जो FCW से हों, वरना वो बंदे बस डेवलपमेंटल में ही काम करते रह जाएंगे। पंक ने डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिंस और कैसियस ओहनो को इस ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए कहा, पर केवल 2 ही लोगों को विंस मैकमैन और ट्रिपल एच ने मंजूर किया। वो दी आर्किटेक्ट और द लुनेटिक फ्रेंच के साथ खुश थे, पर तीसरे के लिए उनकी मंजूरी नहीं मिली तो ओहनो बाहर हो गए और रोमन रेंस अंदर आ गए और ऐसे शील्ड का जन्म हुआ। हालांकि ये पंक का ग्रुप नहीं बना जैसे कि पहले प्लान किया गया था। हीरो को खुद चुभता है कि वो आधिकारिक तौर पर थे और फिर उनको बदल दिया गया, पर कम से कम ये द सेकंड सिटी सेंट्स के दिमाग में तो प्लान था ही। नंबर 8 है चार्ल्स राइट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। सबसे अच्छी बात रेसलर्स के लिए मंडे नाइट वॉर एरा में खूब सारा पैसा बनाने के अलावा ये भी थी कि उनके पास ऑप्शंस थे कि अगर एक कंपनी में बात नहीं बन रही तो वो उसको छोड़कर दूसरी में जा सकते थे, और यही नहीं, ECW में भी काम कर सकते थे या फिर बाहर जापान में जाकर भी। उस समय बिजनेस बहुत तेजी पे था। वैसे तो चार्ल्स राइट का लगभग पूरा करियर WWE में ही था, जहाँ उनके कई कैरेक्टर थे, पहले पापा शैंगो का, फिर कामा मुस्तफा का और फिर द गॉडफादर। मगर एरिक बिशॉफ के प्रतिद्वंदी संगठन ने राइट को संपर्क करने का प्रयास किया जब राइट विंस मैकमैन के लिए काम नहीं कर रहे थे। WWE हॉल ऑफ फेमर के अनुसार WCW ने उनसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सदस्य बनने के लिए संपर्क किया जब टर्नर का क्रू मंडे नाइट वॉर में पैर जमा रहा था। जब दोनों पक्ष आपस में नेगोशिएट कर ही रहे थे, तब चार्ल्स एकदम से सरप्राइज्ड हो गए जब उन्होंने टीवी खोला और नाइट्रो में वर्जिल का डेब्यूट देखा, जो उनकी जगह पे हुआ था। बाद में पता चला कि द मीट सॉस किंग ये गिग कम पैसों में करने के लिए राजी हो गए थे। किसने ही ये सोचा होगा। नंबर 7, फैंटांगो, EC3 और डीन एम्ब्रोज 3MB में। वैसे तो 3 मैन बैंड ग्रुप केवल इसीलिए बना था ताकि WWE के कुछ अंडर यूटिलाइज्ड रेसलर्स के पास हर हफ्ते फ्री का खाना खाने को छोड़ के भी कुछ काम करने को हो। मगर ये ग्रुप असलियत में काफी सक्सेसफुल और एंटरटेनिंग रहा, जो फैंस को याद रहेगा। 3MB का आइडिया हीथ स्लेटर ने तब दिया जब उनको लगा कि उनके 1 मैन बैंड वाली कहानी का समय खत्म हो गया था। लेकिन शुरुआत में ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महल होने वाले बैंडमेट्स की तरह उनके दिमाग में नहीं थे। हीथ के अनुसार उन्होंने कई टैलेंट्स का नाम दिया था जो डेवलपमेंटल में थे, लेकिन टीवी पर अभी तक ढंग से नहीं आ पाए थे। स्लेटर ने NXT के दिग्गज जॉनी कर्टिस, जो बाद में फैंटांगो बने,
और डेरिक बेटमैन जो बाद में EC3 बने का नाम सजेस्ट किया था। मजे की बात तो ये है कि उन्होंने डीन एम्ब्रोस के नाम का भी सुझाव दिया था। ये अविश्वसनीय होता। सोचना कि उनका करियर कितना अलग होता अगर डीन एम्ब्रोस अपने लेदर पैंट और 3 उंगलियां दिखाते हुए रॉ या स्मैकडाउन में डेब्यूट करते। ये चीज ध्यान में रखते हुए कि शील्ड ने कुछ ही महीने बाद अपना डेब्यूट किया। नंबर 6 टेस्ट डी जनरेशन एक्स में जब शॉन माइकल्स को मजबूरी में रिंग से थोड़े समय के लिए रिटायर होना पड़ा रेसलमेनिया 14 में, तब ट्रिपल एच ने डी जनरेशन एक्स की कमान संभाली और ग्रुप को मजबूत बनाया। न्यू एज आउटलॉस और वापस आ रहे एक्स पैक को अपने और चाइना के साथ टीम में रखे। अगर उस समय के WWE के लेखक विंस रसो की चलती तो DX में एक सदस्य 1999 में और जुड़ जाते। ब्रूस प्रिचर्ड के अनुसार विनी रू चाहते थे कि एंड्रयू मार्टिन DX के सदस्य बने, ये बोलते हुए कि टेस्ट साइज में द गेम के दोस्त केविन नैश के बराबर थे और कई साल जवान भी थे और किसी दिन वो बिग डैडी कूल से भी अच्छा काम करेंगे। हंटर और HBK ने रसो को साफ इनकार करते हुए कहा कि टेस्ट कोई केविन नैश नहीं है, जबकि बिग ब्रूस भी चाहते थे कि मार्टिन कुछ समय के लिए डेवलपमेंटल में जाएं, प्राइम टाइम में जाने से पहले। प्रिचर्ड ने अपनी पावर का फायदा उठाकर इस आइडिया को वहीं खत्म कर दिया और टेस्ट DX की जगह कॉर्पोरेशन के सदस्य बनकर आए। विडंबना देखिए, टेस्ट की फाइट हुई सेरेब्रल असासिन के साथ साल के अंत में और वो काफी बेहतरीन गई उनके लिए, क्योंकि वो मार भी खाए और उसकी बंदी भी छिन गई और अंत में उन्हें एक ऐसे आदमी के साथ टीम बनानी पड़ी जो ऐसा दिखता था। सब होने के बाद नंबर 5 पर है मार्क जिंड्रैक एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन इज अ मिस्ट्री, और ये भी कि जिंड्रैक को बाहर क्यों कर दिया गया और उनकी जगह डेव बटिस्टा को ग्रुप में क्यों ले लिया गया। जब WWE 4 हॉर्समैन जैसा एक ग्रुप बना रहा था ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर के साथ, तब विंस मैकमैन ने पूर्व WCW टैग टीम चैंपियन को एक पोटेंशियल मेंबर के रूप में सजेस्ट किया, ये सोचकर कि उसका साइज और जवानी एनफोर्सर के रोल के लिए ठीक बैठेगा। हालांकि हंटर इस विचार से तुरंत ही आगे बढ़ गए, जबकि चारों जाबाजों को एक साथ फिल्म भी कर लिया गया था और टीवी पर डेब्यू करने की योजना भी जल्द ही थी। अपने होने वाले ससुर के साथ थोड़ी तनातनी के बाद ट्रिपल एच की ही चली और दी एनिमल को गिग मिल गई। द गेम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि उस समय उस स्थान के लिए जिंड्रैक बहुत इमेच्योर थे और वो और ऑर्टन जो करीबी दोस्त थे एक दूसरे पे बुरा असर डालेंगे। जिंड्रैक बाद में अपने हिस्से के लिए एवोल्यूशन के लीडर से सहमत थे, ये कहते हुए कि वो और ऑर्टन उस समय काफी मजाकिया थे और ये भी दावा किया कि उनकी फ्लेयर के साथ अच्छी पटती थी, मगर ट्रिपल एच काफी बोरिंग थे। नंबर 4 पर है क्रिस बेनॉट $1 मिलियन कॉर्पोरेशन में। 1995 की गर्मियां क्रिस बेनॉट के लिए निर्णायक समय था, क्योंकि WWE, WCW और ECW तीनों ही उनका उपयोग करना चाहते थे। ECW तो क्रिपलर को पहले ही बुक करने लगे थे, पर वो एडी गुरेरो के साथ उनको भिड़ाना चाहते थे ECW के टाइटल के लिए मेन प्रोग्राम में, जबकि WCW जिनके बेनॉट के पुराने मालिक न्यू जापान के साथ अच्छे संबंध थे, चाहते थे कि अपने नए शो नाइट्रो के लॉन्च से पहले वो उनको अपनी क्रूजरवेट डिवीजन में देखें। WWE भी चाहता था कि वो टेड डिबियासिस की $1 मिलियन कॉर्पोरेशन के मेंबर बनकर आएं। उनको उस जून WWE टीवी टेपिंग पर काफी डार्क मैच ट्राईआउट्स दिए गए, जिसमें उन्हें बॉब हॉली, एडम बॉम और ओवन हार्ट के साथ काम करने को मिला। कम से कम इनमें से एक के लिए उनके पास मैनेजर के रूप में $1 मिलियन मैन थे और उन्हें द पेगासस किड के रूप में टेड के ग्रुप के सदस्य की तरह प्रदर्शित किया गया था। अधिकारियों का चाहना था कि वो ग्रुप के सदस्य बनकर आएं और उसके पास एक ताकतवर बैक स्टेज के सहयोगी के रूप में टॉप स्टार ब्रेट हार्ट भी थे, पर वो आखिर में अपने संगठन न्यू जापान के दबाव में आकर WCW के साथ काम करने के लिए राजी हुए, जो नहीं चाहते थे कि वो उनके प्रतिद्वंदी कंपनी के साथ काम करे। नंबर 3 क्रिस्टोफर डैनियल्स द ब्रूड में। एटीट्यूड एरा के समय नजरों के सामने होने के बावजूद भी क्रिस्टोफर डैनियल्स WWE में अपना स्थान कभी नहीं बना पाए। डेवलपमेंटल में होने के दौरान डैनियल्स ने शो जैसे शॉटगन सैटरडे नाइट और जैक में काम किया और डार्क मैचेस भी किए, साथ साथ कनकिस्टाडोर के रूप में भी दूसरी नौकरी की, पर उनको आखिर में इंडी और इंटरनेशनल रेसलिंग में ही जारी रखना पड़ा। चीजें बहुत अलग होती अगर द फॉलन एंजल ब्रूड में होते, जैसे कि शुरुआत में प्लान किया गया था। गैंगरेल के अनुसार एज, डैनियल्स और वो खुद द ट्रायो ऑफ वैम्पायर्स बनने वाले थे, जब अचानक डैनियल्स को हटा दिया गया और क्रिश्चियन अंदर आ गए। ये जाहिर तौर पर एज थे जो अपने दोस्त की मदद करने गए और उनको ग्रुप में स्थान दिलाया, क्योंकि ब्रूड की पूरी कहानी एज को आखिर में एक बड़ा सिंगल्स स्टार बनाने के लिए थी, तो उनको अपने दोस्तों के साथ टीम बनाने में WWE को कोई नुकसान नहीं दिखा। इस कांड हायर पावर स्टोरी लाइन से निकाले जाने और WCW द्वारा साइन किया जाना जब कुछ ही हफ्ते बाद कंपनी खत्म हो गई, इन सबको देख के ये कहना उचित होगा कि क्रिश्चियन डैनियल्स का लक उनके साथ नहीं था TNA को अपना घर मानने से पहले। नंबर 2 वैल वीनस डी जनरेशन एक्स में।
डी जनरेशन एक्स पहले ही धूम मचा रही थी 1998 में ट्रिपल एच, चाइना, न्यू एज आउटलॉस और एक्स पैक के साथ। पर इस बात ने विंस रसो को नहीं रोका एक नए सदस्य को सुझाने के लिए कुछ महीने पहले टेस्ट के साथ भी यही कोशिश फिर से करने के। सीन वॉल्टमैन के अनुसार रसो अपने रचनात्मक दबदबे का इस्तेमाल कर वॉल्विनस के सोफोमोरिक स्टेबल में स्थान देना चाहते थे। ये संभवतः 1998 की गर्मियों में हुआ होता और आप निश्चित रूप से बिग वॉल बोस्की जैसे कैरेक्टर को देख सकते हिस्सा बनते हुए ऐसे ग्रुप का जिनके सक इट ही कैच फ्रेज था और जो उन्हीं की तरह अजीब थे। ग्रुप को खुद ही नहीं लग रहा था कि सीन मॉर्ली की शख्सियत उनके साथ घुलने लायक थी। डीएक्स ने आपत्ति जताई वीनस को ग्रुप में शामिल करने के लिए और इसके बजाय वेल को मिड कार्ड में एक मजबूत सिंगल्स खिलाड़ी बनाया गया। नंबर 1, चाइना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। जॉन लॉरर रेसलिंग में एक जानी मानी शख्सियत थी। किसी भी बड़ी रेसलिंग कंपनी में डेब्यूट करने से पहले ही 1996 में WWE और WCW दोनों ही घातक कोवल्स्की स्टूडेंट को साइन करना चाहते थे। उनकी ताकत, साइज, क्षमता और उनके अनोखे रूप से प्रभावित होकर वह ट्रिपल एच और शॉन माइकल से एक इंडी शो में मिली थी। दोनों उनको साथ लेने के लिए अपने बॉस को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उस समय एरिक बिशॉफ के संगठन ने केविन नैश के इशारे पर उनसे संपर्क किया इस प्रस्ताव के साथ कि वह WCW के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पहली महिला सदस्य की तरह आएंगी। उन्होंने वैसे तो मुंह बोली हाँ कर दी, लेकिन किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, जिससे WWE को देर से ही सही पर दलील देने का मौका मिल गया। नॉर्वे वंडर ऑफ वर्ल्ड के अनुसार शेन मैकमैन ने उनसे संपर्क किया और इसके बजाय टीम WWE से जुड़ने के लिए मनाया। जल्द ही उनका डेब्यू हुआ और वो DX की महिला बॉडीगार्ड बनी। WCW स्पष्ट रूप से कम चाइना का कोई वर्जन अपने रोस्टर पर 1999 में चाहता था और वो आया एशिया के रूप में।